वैक्सीन का नया दौर। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज हम बात करेंगे वैक्सीन के नए दौर की। आज से वैक्सीनेशन 2.0 का आगाज हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद एम्स जाकर कोवैक्सीन की पहली डोज लगवाई। दूसरे फेज में 60 साल से अधिक उम्र वालों को टीके लगाए जा रहे हैं। 45 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को भी टीके लगेंगे जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। उन्हें डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इस फेज में 27 करोड़ लोगों को टीका लगेगा। खास बात यह है कि इस फेज में प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीन मिलेगी। इसके लिए 250 रुपए देने होंगे। सरकार अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण होगा। और इस बीच बिहार से एक अच्छी खबर यह है कि सभी लोगों को सरकार मुफ्त में टीका लगवाएगी, यानी प्राइवेट अस्पताल में भी टीके मुफ्त लगेंगे। सारा खर्च सरकार वहन करेगी। कोरोना के नए मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में दूसरे फेज की अहमियत बढ़ गई है। शुरुआती दौर में रजिस्ट्रेशन कराने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। उम्मीद है कि ये दिक्कतें जल्द दूर होंगी। और सवाल ये कि पीएम मोदी ने टीका लगवाकर जो संदेश दिया है, क्या उसका असर होगा? लोग टीका लगवाने को लेकर उत्साह दिखाएंगे? टीका लगवाने की प्रक्रिया को क्या और आसान करने की जरूरत है? बिहार जैसी पहल क्या दूसरे राज्य भी करेंगे? ऐसे तमाम सवालों का आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। 60 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लग रही है। इस फेज में प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीन मिल रही है। दिल्ली, गाजियाबाद, मुंबई, भोपाल समेत देश के कई शहरों में कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं। सुबह से ही अस्पतालों में सीनियर सिटीजन पहुंच रहे हैं। दूसरे फेज में गंभीर रूप से बीमार 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी टीका लगवा सकेंगे। गंभीर बीमारी वालों के लिए मान्यता प्राप्त डॉक्टर का सर्टिफिकेट लाना जरूरी होगा। केंद्र सरकार ने इस सर्टिफिकेट का प्रारूप भी जारी कर दिया है। दूसरे फेज में 27 करोड़ लोगों को टीका लगवाने का लक्ष्य रखा गया है। निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन की एक डोज की कीमत 250 रुपए तय की गई है। इसमें 150 रुपए टीके और 100 रुपए सर्विस चार्ज होगा। सरकारी अस्पतालों में टीका मुफ्त लगेगा। हालांकि अभी भी कुछ लोगों को रजिस्ट्रेशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में एक महिला का कहना है कि वो कोविन ऐप से रजिस्ट्रेशन करना चाह रही थी, लेकिन नहीं हो पाया। ऐसे में वो अब सेंटर से ही रजिस्ट्रेशन करवाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली के एम्स अस्पताल में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली डोज लगवाई। पुडुचेरी की रहने वाली सिस्टर पी निवेदा ने उन्हें ये डोज दी। वैक्सीन लगवाने के बाद पीएम मोदी ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने पीएम मोदी पर वैक्सीन न लगवाने को लेकर सवाल उठाए थे। वहीं बिहार सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। नीतीश सरकार ने फैसला किया है कि निजी अस्पतालों में भी वैक्सीन लोगों को मुफ्त में दी जाएगी। विधानसभा चुनाव में एनडीए ने मुफ्त टीका लगवाने का वादा किया था। जाहिर है कोरोना महामारी को देखते हुए वैक्सीन का नया दौर बेहद अहम है। पीएम मोदी ने टीका लगवाकर भी बड़ा संदेश दिया है। उम्मीद है कि लोग उत्साह दिखाएंगे। वहीं शुरुआती दौर में आ रहे समस्याओं को भी दूर किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। वैक्सीन के नए दौर का आज से आगाज हो रहा है। वैक्सीनेशन 2.0 का ये आगाज है। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद एम्स जाकर कोवैक्सीन की पहली डोज लगवाई। दूसरे फेज में 60 साल से अधिक उम्र वालों को टीके लगाए जा रहे हैं। 45 साल से 59 साल तक की उम्र वाले लोगों को भी टीके लगेंगे जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। उन्हें डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। और इस फेज में 27 करोड़ लोगों को टीका लगेगा। खास बात यह है कि इस फेज में प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीन मिलेगी। इसके लिए 250 रुपए आपको देने होंगे। सरकार अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण होगा। और इस बीच बिहार से अच्छी खबर यह है कि सभी लोगों को सरकार मुफ्त में टीका लगवाएगी, यानी प्राइवेट अस्पताल में भी टीके जो लगेंगे वो मुफ्त लगेंगे। उसके लिए आपको एक भी पैसा नहीं देना है। सरकार सारा खर्च वहन करेगी। कोरोना के नए मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में दूसरे फेज की अहमियत काफी बढ़ गई है। शुरुआती दौर में रजिस्ट्रेशन कराने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। उम्मीद है कि दिक्कतें जल्द दूर होंगी। पीएम मोदी ने टीका लगवाया आज, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और एक बड़ा संदेश देने का कोशिश यहां पे की गई प्रधानमंत्री के जरिए। तो इस टीकाकरण के दूसरे फेज को लेके काफी उम्मीदें हैं, काफी आशाएं हैं। इस फेज को कितना इंपॉर्टेंट माना जाए,
किस तरह की चुनौतियां इस दूसरे फेज में होंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो प्रधानमंत्री ने आज सुबह टीका लगवाया, आप देख रहे हैं टीका लगवाती हुई उनकी तस्वीर। पुडुचेरी की नर्स हैं ये, पी निवेदा, उन्होंने उनको टीका लगाया। तो आज नए दौर का आगाज है ये, और इस आगाज को समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर विनय अग्रवाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एक्स प्रेसिडेंट हैं आईएमए के। डॉक्टर अग्रवाल, स्वागत है आपका। सर, दूसरे फेज को कितना इंपॉर्टेंट मान रहे हैं आप? देखिए, एक बड़ा हर्ष के साथ कहना पड़ता है कि बहुत ही अच्छा दौर शुरू होने वाला है। और ये सरकार का सब्सिडी से वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर को प्रोवाइड करने का जो उन्होंने अहम कदम उठाया है, ये बहुत अच्छा कदम है। एंड मुझे लगता है कि इससे बहुत दूर तक हम वैक्सीनेशन को पूरा कर पाएंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और बाकी देश के पॉलिटिशियंस के द्वारा भी वैक्सीन जो लगवाई जा रही है, ये भी एक बेंचमार्क साबित होगा और पब्लिक में इससे अवेयरनेस बढ़ेगी। मैं तो सोचता हूँ कि सरकार का बहुत छोटा सा कदम है, जिससे कि आसपास के रहने वाले लोग, वो इससे 60 साल ऊपर की उम्र के लोग या 45 से 59-60 ईयर्स के लोग जो हैं, वो भी इस टीके का फायदा उठा सकें। अब तक पब्लिक में बहुत रेस्टलेसनेस थी कि वो वैक्सीन कैसे लगवाएं, और सरकार ने इसको बड़ा सरल कर दिया है। सरकार को थोड़ी सरलता और करनी पड़ेगी कि कोविन ऐप जो है, ये आपने ठीक कहा कि इसमें अभी भी कमियां हैं और इससे रजिस्ट्रेशन होने में दिक्कत हो रही है। मैं पुष्पांजलि मेडिकल सेंटर में बैठा हूँ, ये मेरा एक सेंटर है कोवैक्सीन के लिए। सुबह से लगभग 40 के करीब लोग यहाँ बैठे हैं, जिसमें से 20 लोगों का अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। प्रोसेस लंबा है, और अगर उस तरीके से हम लोग इसको अगर आसान नहीं बनाएंगे प्रक्रिया को, तो लोगों को वैक्सीन पहुंचाने में देरी भी लगेगी, इनकन्वीनियंस भी होगी, और हमको इस पूरे के पूरे अहम कदम में कहीं ना कहीं कठिनाइयां भी आएंगी। तो मेरे को लगता है कि इसको और सरल बनाना जरूरी है। कोई भी आदमी गलत वैक्सीन नहीं लगाएगा, नंबर 1। कोई भी आदमी दोबारा वैक्सीन नहीं लगाएगा, नंबर 2। जो जरूरी लोग हैं वही वैक्सीन लगाएंगे, उन्हीं को वैक्सीन जाएगी। तो इसलिए इस पूरे प्रकरण को हम आसान जरूर कर सकते हैं, इससे और दूर तक पहुंचेंगे। बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार का, और मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का पूर्व अध्यक्ष होने के नाते मैं बहुत साधुवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनको, कि उन्होंने एक संसार में एक तरीके का बेंचमार्क साबित किया है कि हम अपने देश के हर नागरिक को जिसको जरूरत है वैक्सीन पहुंचाएं। डॉक्टर अग्रवाल, फर्स्ट फेज के बाद सेकंड फेज में एंटर होना, सर फर्स्ट फेज से अगर कुछ सीखने की बात हो तो हमें क्या क्या सीखना चाहिए, जिनका दोहराव हम गलती के तौर पे कम से कम दूसरे फेज में ना करें? देखिए, पहले दौर में काफी कमियां थी। एक तो ड्राइव नहीं था, एडवर्टीजमेंट प्रॉपर नहीं था, तीसरा क्या था, सरलता नहीं थी पूरे उसकी। मैं अपने सेंटर की आपको बात बताता हूं कि यहाँ के कम से कम 45 एम्प्लॉइज, छोटा सेंटर है, 60 बेड का है, 168 एम्प्लॉइज हैं। 45 एम्प्लॉइज की लिस्ट पूरी की पूरी हमने कोविन ऐप के जो भी नोडल ऑफिसर है उनके पास भेजे हुए 2 महीने हो गए, वो रजिस्टर नहीं हुए थे। तो जब तक, क्योंकि उस तरीके की कठिनाइयां भी थी और हम वैक्सीन को वेस्ट भी कर रहे थे, क्योंकि जो वैक्सीन आ रही थी, और अगर हम 20 डोजेज की वायल है और 2 डोज लगा पा रहे हैं तो 18 डोजेज वेस्ट जा रहे हैं। लेकिन आज, और ऐसा नहीं कि जो हम 45 to 50% हेल्थ केयर वर्कर्स तक हम पहुंचे थे, लोग इंतजार भी कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग लगाएं तो हम भी लगवाएंगे। कुछ वैक्सीन के बारे में भी भ्रांतियां थी कि कौन सी वैक्सीन अच्छी है, कौन सी वैक्सीन के रिजल्ट अच्छे हैं, और आपके चैनल्स के माध्यम से या हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सरल भी किया प्रकरण को और कुछ मुश्किल भी किया, क्योंकि डिफरेंट विचार देते हुए आज मैं गर्व से कह सकता हूँ प्रधानमंत्री जी ने कोवैक्सीन लगाई है, हम सब लोगों ने खुद कोविशील्ड लगाया है, और भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, आज वो भी अवेलेबल है, कोविशील्ड भी अवेलेबल है। तो हमें पब्लिक को जाने में, पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और नेचुरली आप जैसे, मैं जिस सोसाइटी में मेरा हॉस्पिटल है, उस सोसाइटी के लोगों ने अब आज सुबह से कम मेरा पूरा स्टाफ यही क्वेश्चन आंसर कर रहा है कि कैसे लगेगी, क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से आए, क्या हम लोग किस प्रकार से आ सकते हैं। तो ये जो जिज्ञासा बढ़ी है, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है, और
पहले कदम की कमियों को दूसरे कदम में हमने पूरा किया है और पूरा कर पाएंगे। और हम अपने माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने में मेडिकल प्रोफेशन पूरी तरह मदद करेगा और आगे बढ़ चढ़कर काम करेगा। अच्छा डॉक्टर विनय अग्रवाल, आप तो लगातार इस पूरे मामले को डील कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, पेशेंट्स भी आपके पास आ रहे हैं। सर ये समझना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों का अगर हम टारगेट तय करते हैं, सेट करते हैं कि इस बार ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाना है, तो ऐसी वो कौन सी कोशिशें हैं जिनको करना होगा असल में, जिन कोशिशों के बाद हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं? देखिए, मैं कहूंगा हमारी चाहे वो निजी सरकारें हैं, स्टेट सरकारें हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट है, आज हमको इसको मेजर कैंपेन के थ्रू लेना चाहिए और अखबारों पे बड़े बड़े विज्ञापन देना चाहिए। आप लोगों की चैनलों के थ्रू भी विज्ञापन आने चाहिए और वो विज्ञापन क्योंकि पब्लिक देखती है और उससे हम पब्लिक तक पहुंचे। हम सोचते हैं कि शायद अखबार में देने से या हम एक इंटरव्यू देने से या किसी डिस्पेंसरी तक देने से उन सबकी जो रीच है वो रीच कम से कम 40-50% लोगों तक ही है और वो 40-50% लोगों तक होने की वजह से हम जनता तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को अब काफी ध्यान इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को एडवर्टाइज करने में लगाएंगे। मुझे नहीं पता आपको कितना ध्यान है, मुझे पल्स पोलियो का तो ध्यान है। पल्स पोलियो हमने पोलियो अभियान में पोलियो का उन्मूलन किया इस संसार से, देश से। हम सारे के सारे अखबारों में, जैसे आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगाया, ये जनता तक पहुंचना चाहिए कि अगर हमारे प्रधानमंत्री लगा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। ऐसे ही डिफरेंट लोगों के कुछ वो है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड में क्या डिफरेंस है, ये हमें एडवर्टीजमेंट के थ्रू पब्लिक को समझाना चाहिए, सरकार को उस पर कैसा खर्च करना चाहिए। एंड मुझे लगता है इस प्रकार की जो भ्रांतियां हैं, और आज जैसे एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि 28 दिन बाद दूसरा वैक्सीनेशन लगाएं सेकेंड डोज या 4 महीने बाद लगाएं, 3 महीने बाद लगाएं, हमको ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट करने से परहेज करना चाहिए। ये मेरी तीसरी चीज है। जो भी चीज है डेफिनेटली वाई पब्लिक में कंफ्यूजन ना हो। मैं कह सकता हूँ डेफिनेट उससे इवन हेल्थ केयर वर्कर्स में जिन्होंने पहली डोज कोविशील्ड की लगाई है, उनके मन में ये भ्रांति है कि क्या 4 हफ्ते के बाद दूसरा टीका लगवाने से पूरी एंटीबॉडीज बन पाएंगी शरीर में या नहीं बन पाएंगी, क्या हम गैप को बढ़ा दें। लेकिन आप ये सोचिए कि जहां गैप को बढ़ाया तो हमारी कंप्लायंस रेट जो है वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके की जो सिचुएशंस हैं उसको चाहे हमारे जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और देश के जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो डॉक्टर गुलेरिया हिमसेल्फ हैं, डॉक्टर वी के पॉल हैं, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, या बाकी लोग जो हैं, उनको रिपीटेडली चैनल्स पे आना चाहिए, बार बार पब्लिक को बताना चाहिए, अखबारों के फ्रंट पेज एडवर्टाइजमेंट से भरे होने चाहिए, सड़कों पे होर्डिंग्स लगे होने चाहिए। एक तरीके का ये इमरजेंसी कैंपेन हमको एज ए कैंपेन लेना पड़ेगा, तभी हम पब्लिक तक पहुंच पाएंगे और इसकी हम ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा पाएंगे। तो डॉक्टर अग्रवाल आप ये समझा रहे हैं, असल में जितनी बड़ी महामारी है, जितनी बड़ी पैनिक स्थिति में हम हैं, इसको डील करने का तरीका उतना सेंसिटिव नहीं है, हम इसे बहुत हल्के में आंक रहे हैं। क्या इसे मैं ऐसे समझूं सर? मैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जितनी बड़ी महामारी है, हम ध्यान दे रहे हैं कि स्कूल खोल दें, हम ध्यान दे रहे हैं कॉलेज खोल दें, हमें वैक्सीनेशन पे भी उतना ध्यान देना पड़ेगा जितना ध्यान हमने बाकी चीजों पे दिया है। तो इसको रखते हुए हमको आगे स्टेप्स लेने पड़ेंगे और आगे आके इवन चाहे वो कमर्शियल स्टेप्स हैं, चाहे वो कठोर कदम है, हमको इस महामारी से जूझने के लिए वैक्सीनेशन भी पूरा ही जरूरी है, करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर अग्रवाल आप कहते हैं कि देखिए कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ कंफ्यूजन है जिसकी वजह से चीजें क्लियर नहीं हो पा रही। सर इतने बड़े कैंपेन को जब हम चलाते हैं तो इस तरह की कंफ्यूजन की क्या गुंजाइश है, और अगर ये कंफ्यूजन है तो फिर टारगेट अचीव करने में ये कितना बड़ा बैरियर साबित होगा? सर देखिए, किसी भी नए कदम में कठिनाइयां भी आएंगी। कठिनाइयां मैं कहता हूं चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, चैलेंजेस लेसन्स भी देते हैं। ये जो चैलेंजेस अब आ रही हैं, जो भ्रांतियां पैदा हो रही हैं, हमारी सरकार को या हमारे जो नुमाइंदे हैं उनको फोर फ्रंट में आकर इन कठिनाइयों को दूर करना चाहिए, इन भ्रांतियों को फैलने से रोकना चाहिए और इन भ्रांतियों को जितना से जितना एड्रेस कर सके उतना एड्रेस करना चाहिए। ये मेरा पूरा डेफिनेटिव स्टेप। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि मेडिकल एसोसिएशन ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सामने आकर सरकार को ऑफर किया
कि हम कंधे से कंधा मिला के हमारे 4 लाख मेंबर जो हैं वो वैक्सीनेशन ड्राइव में पार्टिसिपेट करेंगे। अब उसका भी फायदा उठाना चाहिए, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का भी फायदा उठाना चाहिए, जो हमारे जितने भी चाहे लॉयंस क्लब हैं, रोटरी क्लब्स हैं, उन लोगों को भी हमें इस कैंपेन में इन्वॉल्व करना चाहिए। और मुझे लगता है कि तभी हम इसको पूरे जनता तक। ठीक है सर, आप मेरे साथ रहिए। डॉक्टर के अग्रवाल भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अग्रवाल साहब, आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि असल में जब दूसरे फेज में हम देख रहे हैं कि लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, एक बार कम होते मामलों की रफ्तार फिर से बढ़ने लगी है, ऐसे में दूसरे फेज का वैक्सीनेशन कितना इंपॉर्टेंट है सर? ये 2.0 को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए? बिल्कुल, दोनों चीजें साथ साथ चलेगी। अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो हमें मास्क भी पहनना है, और अगर साथ के साथ में हमें वैक्सीनेशन ड्राइव भी। अब करीबन 200 वैक्सीनेशन पर डे आपके मिलेंगे और करीबन 20,000 से 30,000 सेंटर होंगे। तो 1.5 महीने से 3 महीने के अंदर में हम जो हमारा टारगेट है वो भारत सरकार पूरा कर पाएगी। एंड दैट इज व्हाट द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज, कि हमें जल्दी से जल्दी अपना टारगेट पूरा करना चाहिए। और क्योंकि हमारी पहले दौर में 60 से ऊपर वालों का है, तो मोर्टेलिटी रिडक्शन इज द फर्स्ट थिंग। जो लोगों को मोर्टेलिटी हो सकती है, उन लोगों को अगर सबको 2 महीने में टीका लग जाए तो भारत के अंदर में मोर्टेलिटी काफी हद तक कम हो जाएगी। 45 साल से ज्यादा, मेरा सिर्फ एक ही मानना है, सरकार को रिक्वेस्ट है कि जो कोमॉर्बिड है, हाईली कोमॉर्बिड है, अगर वो 45 के कम के भी हैं, उनको भी वैक्सीन लगना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए सिर्फ उन लोगों को वैक्सीन लगे जो 45 साल से ऊपर हैं और कोमॉर्बिड हैं, जैसे टाइप 1 डायबिटिक्स हैं, जैसे रीनल ट्रांसप्लांट है, कार्डियक ट्रांसप्लांट है, और उनकी उम्र 45 साल से कम है, उनको भी भारत सरकार को वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगाना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी कंडीशन, जैसे ये वैक्सीन क्या कर रहे हैं, ये वैक्सीन रिस्क रिडक्शन कर रहे हैं, ये हल्की बीमारी को नहीं हटा रहे हैं, आपको मरने नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके से अब उन लोगों को वैक्सीन लगा दें जिनमें मरने की संभावना ज्यादा है, तो हमने समझ लो ये जंग को जीत लिया। डॉक्टर के अग्रवाल, 45 साल से 60 साल के वो लोग जिनको गंभीर बीमारियां भी हैं, सर इन बीमारियों के दायरे में कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जिनके होने के बावजूद भी आप वैक्सीनेशन कर सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जिसमें वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो। वैक्सीन इज नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एनी कंडीशन अंडर मेडिकल सुपरविजन, अंडर मेडिकल असिस्टेंस। जिन लोगों को सिर्फ पॉलीसॉर्बेट 80 की एलर्जी है, उन लोगों को अपने टेस्ट कराने हैं, बाकी सब लोगों को कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। आप अपनी मॉर्निंग डोज लेके जाएंगे। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हार्ट के मरीज हैं, तो मॉर्निंग की एस्पिरिन, स्टैटिन और कोल्चिसिन एज ए प्री मेडिकेशन लेकर जाएंगे। अगर आपको सिवियर मल्टीपल एलर्जीज हैं, यू कैन प्री मेडिक। आज की डेट में एक भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा कोमॉर्बिड हैं, देन चूज फॉर कोवैक्सीन एंड नॉट कोविशील्ड, बिकॉज ज्यादा अगर आपको कोमॉर्बिडिटीज होंगे, यू रिक्वायर ए वैक्सीन विच इज लेस रिएक्टोजेनिक, एंड दैट इज कोवैक्सीन। जी सर, हमारे साथ डॉक्टर विनय अग्रवाल भी हैं। डॉक्टर विनय, असल में कौन सी वैक्सीन लगाएं, इसको लेके भी भ्रम की स्थिति है क्या? लोग समझ ही नहीं पा रहे, पेशेंट समझ ही नहीं पा रहे असल में कौन सी वैक्सीनेशन हमें चूज करनी है। देखिए, डॉक्टर के अग्रवाल ने अभी बताया, एंड 2 चीजें बताई। आज के दिन हमारे हिंदुस्तान में 2 वैक्सीन अवेलेबल है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, एंड दोनों के अलग अलग वो हैं और दोनों के रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने बड़ा क्लियरली बताया कि जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज हैं या जिनको और बीमारियां इस प्रकार की, उनके लिए कोवैक्सीन इज ए बेटर वैक्सीन। लेकिन मैं बल्कि एक स्टेप आगे जाके कहूंगा, चॉइस ऑफ ए वैक्सीन कम्स लेटर, वैक्सीनेशन कम्स फर्स्ट। अगर आज के दिन जो भी इस कैटेगरी में लोग हैं, चाहे वो 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं या विद कोमॉर्बिडिटीज 45 से लेके बड़े उम्र के 60 एज तक के हैं, उन लोगों को जो भी आज के दिन वैक्सीन अवेलेबल है जिस सेंटर में, उनको वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहिए और वैक्सीन लगानी चाहिए। हम अगर इस कंट्रोवर्सी में पड़ेंगे कि वेदर आई नीड ए कोविशील्ड और नीड ए कोवैक्सीन, आई थिंक उससे कंफ्यूजन और बढ़ेंगे। और बिल्कुल सही है कि अगर जिन लोगों को पुरानी बीमारियां हैं और जो सीनियर एज ग्रुप के लोग हैं, उसमें ये देखा गया है कि कोवैक्सीन इज कम्स आउट टू बी ए बेटर वैक्सीन। जी,
ठीक है डॉक्टर के अग्रवाल, असल में इस पूरे प्रोसेस की जटिलताएं भी कहीं ना कहीं टारगेट अचीव करने में दिक्कत करती हैं। कैसे नामांकन करना है, कैसे दवाइयां लेनी है, किसको वैक्सीनेशन लगेगा, इसका जो असल में प्रोसेस है सर, इसको भी आसान करने की जरूरत आप समझते हैं? देखिए, ये गुडविल मंथ है। सारे एमएलए, काउंसलर्स, पार्टी वर्कर्स आपके घर घर में फोन करके पूछेंगे कि आपको कुछ, बिकॉज अगर आपने वोट दिया है उनको, तो आज के समय है पार्टी वर्कर्स को आके उनको रीपे करने का। आई थिंक इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स हैं वो अपने कंस्टिट्यूएंसी में लोगों को फोन करें, उनको असिस्ट करें, उनको हेल्प करें। प्राइवेट सेक्टर भी, अस्पताल अपने सारे पेशेंट्स को फोन कर रहा है कि हम आपको असिस्टेंस देंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे। इससे अच्छा पितृ ऋण नहीं है। आप लोगों की हेल्प करो जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, और अगर आपका जो ऋण है सदियों का, जन्मों जन्मों का ऋण खत्म हो जाएगा आज की डेट में। सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारे पॉलिटिकल वर्कर, सारे मेडिकल डॉक्टर, सारे हॉस्पिटल्स आज की डेट में आपको असिस्ट करेंगे। आपके घर में फोन करके बोलेंगे आइए हम आपकी हेल्प करते हैं, और यही समय है हेल्प करने का बुजुर्गों की। हालांकि ये तो बहुत आदर्श स्थितियां हैं सर जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, इनका पालन कितना होगा ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन डॉक्टर विनय अग्रवाल सर, हमारे व्यूवर्स के लिए आप उस प्रोसेस को एक बार समझा सकते हैं सर? आखिर एक आदमी को वैक्सीन लगाने से पहले किस तरह के चरणों से गुजरना होगा, सर बता पाए अगर मेरे व्यूवर्स को? देखिए, मैं तो जनता से आपके माध्यम के थ्रू ये प्रार्थना करूंगा कि आज के दिन वैक्सीन अवेलेबल है। जो लोग सक्षम हैं और वो लोग, गवर्नमेंट ने सब्सिडी देके प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीन को उपलब्ध कराया है, वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएं और वैक्सीन लगाएं। सोचिए नहीं, जो 60 साल से ऊपर की उम्र के लोग हैं उनको वैक्सीनेशन लगाना चाहिए, और जो लोग 60 साल से कम है, 45 और 60 ईयर्स के बीच में हैं, और जो ऐसे हाई रिस्क केसेस में आते हैं जिनको जो कुछ जटिल बीमारियों से हैं, चाहे वो ट्रांसप्लांट है, चाहे हाइपरटेंशन है, हाई डायबिटिक के केसेस हैं, या इस प्रकार के केसेस हैं, उनको भी वैक्सीन उनको एक सर्टिफिकेट अपने डॉक्टर से लेना पड़ेगा कि वो इन बीमारियों से जूझ रहे हैं या उनको ये बीमारियां हैं, जिसके बेसिस पे उनको ये सब्सिडी टीका लग जाएगा। जो लोग पेमेंट नहीं कर सकते हैं उनके लिए सरकार ने जो चिन्हित अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, उनमें यही टीका फ्री अवेलेबल होगा। और उन्होंने कोविन ऐप है उसको भी सरल बनाया है कि आज आप सेंटर में जाकर भी, अगर आप कोविन ऐप में नहीं वो कर पा रहे हैं, तो आप सेंटर में जाकर भी अपना आधार कार्ड ले जाएं और वहां रजिस्टर करा सकते हैं। कुछ समय जरूर लग सकता है क्योंकि प्रोसेस में आप वैक्सीन को डायरेक्टली ले सकते हैं। तो मेरी प्रार्थना है, जो नहीं पे कर सकते हैं सरकारी अस्पताल में जाएं, जो थोड़ा सा पे कर सकते हैं, वो सरकार ने जो सब्सिडी से वैक्सीन उपलब्ध कराई है प्राइवेट अस्पतालों में, ये भी सरकार की सब्सिडी है जो उन्होंने प्रोवाइड कराई है। 250 रुपए में पूरा आपको वैक्सीन अवेलेबल है, इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग चार्जेस। उनको उन्हें प्राइवेट अस्पतालों में जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है इस मामले में, वहां पर वैक्सीन को लगवाना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर के अग्रवाल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर विनय अग्रवाल, आपने समय निकाला, हमारे व्यूवर्स को इतनी अहम जानकारियां दी, थैंक यू सो मच। तो फिर इस दूसरे चरण को सफल बनाना है, ज्यादा से ज्यादा इसमें भागीदारी सुनिश्चित करिए, और जो जानकारी डॉक्टर्स ने आपको दी है इनका लाभ उठाइए। इस खास कार्यक्रम में इतना ही, आप देखते रहिए यूपीएन। नमस्कार।